चुनावी रणनीति बनाने के लिए आज फिर देहरादून पहुंचेंगे नड्डा। जेपी नड्डा हरक सिंह से अकेले में करेंगे मुलाकात। 41 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के 42 नए मामले आए सामने। यूब मंसूरी में आने वाले पर्यटकों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली वासियों को नई सौगात दी गई। उनकी तरफ से मुख्यमंत्री ने 350.98 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 42 नए केस सामने आए हैं। तो मसूरी में आने वाले पर्यटकों के लिए इसके तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। 34 मरीज स्वस्थ हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। फिलहाल 237 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। उत्तराखंड से जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में 42 नए मामले सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है। वहीं आने वाले पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रवेश के दौरान ही आपको इन गाइडलाइंस के तहत गुजरना होगा उन पर्यटकों को जो उत्तराखंड का रुख करना चाह रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ने लगा है। नया वेरिएंट कोरोना वायरस का उत्तराखंड में इसके मामले भी सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी लहर के दौरान के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 42 नए मामले कोरोना वायरस के हो चुके हैं उत्तराखंड में। 237 फिलहाल सक्रिय मरीज है जिनका इलाज जारी है। प्रशासन की तरफ से ये अपील लोगों से की जा रही है लगातार कि सावधान रहे, सतर्क रहे। बाजारों का जिक्र करें तो वहां पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निगरानी करी जा रही है लगातार ताकि लोग किसी तरह की लापरवाही ना बरत सके। मास्क लगाने के लिए लगातार कहा जा रहा है लोगों से। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। नया साल नजदीक है, ऐसे में लोग किसी तरह के जश्न ना मना सके, गैदरिंग ना हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, उत्तराखंड में मामले बढ़ने लगे हैं। दूसरी लहर के दौरान जो मामले देखे गए उनमें भी इजाफा हो रहा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी खतरा उत्तराखंड में देखा जा रहा है। अब कितना तैयार है उत्तराखंड सरकार इसके लिए? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल जिस तरह से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट के जो केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए देखिए उत्तराखंड में जिस तरह से अभी तक एक मामला जो है वो ओमिक्रॉन का आया है, जिसके बाद जाहिर तौर पर सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर फिलहाल है और स्वास्थ्य महकमा भी जो अपनी तैयारियां हैं उनको पुख्ता कर रहा है। उनको रीचेक किया जा रहा है कि किस तरह से यदि केसेस बढ़ते हैं या किस तरह की जो स्थिति है उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। जाहिर तौर पर अभी जिस तरह से नए साल के जश्न मनाने को लेकर मसूरी जैसे पर्यटक स्थल में देश भर से जो पर्यटक हैं वो आते हैं, उन सभी के लिए गाइडलाइन जारी हुई है और उनके द्वारा कहा गया है, प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि एक सीमित संख्या रखी जाए। सभी पर्यटक स्थल पर बहुत अधिक जो भीड़ है वो ना होने दी जाए और जो भी पर्यटक राज्य के बॉर्डर से एंट्री करेंगे उन पर कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसकी अनिवार्यता रखी जाए। साथ ही जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो भी रैंडम तौर पर किए जाए। देखिए ये तमाम चीजें हैं जो प्रशासन की तरफ से जो सावधानियां हैं वो रखी जा रही हैं। और बात करें अभी तक तो लगभग जो 42 नए मामले हैं वो सामने आए हैं उत्तराखंड में। हालांकि जो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या है वो भी 42 में से लगभग 34 है। लेकिन देखिए फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ही एकदम सेंसिटिव और संवेदनशील है और क्योंकि चुनाव राज्य में होने हैं, दूसरी तरफ पर्यटन स्थल कहीं जो है वो राज्य में स्थित है जहां पर इस समय जो है भीड़ कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो सरकार को, प्रशासन को संभालनी पड़ेगी, तभी जो स्थिति है वो संभली हुई स्थिति में रह सकती है। विशाखा, गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं सरकार की तरफ से, लेकिन अगर बात की जाए विशाखा तो नया साल नजदीक है, लोग किसी तरह की गैदरिंग ना कर सके क्योंकि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जश्न मनाया जाता है नए साल का, उस पर रोक लगाने के लिए या किसी तरह की लापरवाही ना हो सके, क्या तैयारी प्रशासन कर रहा है?
जी बिल्कुल सोनिका, देखिए वही जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि मसूरी हो, नैनीताल हो, राजधानी देहरादून हो या अन्य जो भी बड़े पर्यटक स्थल है, वहां पर देश भर से इस समय जो नए साल को का जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं, और उसी को लेकर फिलहाल गाइडलाइंस भी जारी हुई है। प्रशासन उसी को लेकर फिलहाल अलर्ट मोड पर है कि जो नए साल की जो स्थिति है उसको संभाला जाए और बहुत अधिक जो गैदरिंग है वो ना होने दी जाए। यदि जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की अनिवार्यता है वो रखी जाए, साथ ही जो एंटीजन टेस्ट है वो किए जाए। कोई भी संक्रमित व्यक्ति राज्य में किसी पर्यटक स्थल पर ना पहुंचे और भीड़ में कम से कम ना पहुंचे, ताकि जो संक्रमण है वो ना फैले। इस बात का कहीं ना कहीं प्रशासन ध्यान रख रहा है। और देखिए फिलहाल यही स्थिति है कि जो चीजें हैं वो लगातार बढ़ रही है, संक्रमण की दर भी बढ़ रही है। अस्पताल कितना तैयार है, क्योंकि दोहरी चुनौती है अस्पताल प्रशासन के पास, दूसरी लहर का खतरा और ओमिक्रॉन का भी खतरा। ओमिक्रॉन को तो कहा जा रहा है कि सुपर स्प्रेड है विशाखा। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल जिस तरह से पड़ोसी राज्यों में लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, इस सभी के बाद जाहिर तौर पर क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से अभी जो माहौल बनने वाला है और आने वाले समय में जो गैदरिंग होने वाली है, जो भीड़ होने वाली है, जो जनसभाएं जुटने वाली है, जाहिर तौर पर उसके बाद स्वास्थ्य महकमे को कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां केवल दोगुनी नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी। और अभी कहा गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि जो टेम्परेरी हॉस्पिटल्स बनाए गए थे दूसरी लहर में उन्हें फिर से तैयार किया जाए, आईसीयू बेड की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, साथ ही जो भी दवाइयां अभी जो सजेशंस में आ रही हैं ओमिक्रॉन को लेकर, उन दवाइयों की उपलब्धता भी राज्य में सुनिश्चित की जाए, ताकि समय रहते जो दवाइयों की किल्लत है वो भी ना उठानी पड़े। ये तमाम जो कदम है फिलहाल वो राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। चलिए विशाखा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खतरा उत्तराखंड में बढ़ने लगा है, ऐसे में जरूरी है कि लोग अपना खास ध्यान रखें और सावधान रहे, सतर्क रहे। चलिए आगे रुख करते हैं। उत्तराखंड में सर्दी बढ़ रही है लेकिन चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है। चुनावी रणनीति बनाने के लिए अब आज एक बार फिर जेपी नड्डा देहरादून पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा, तो कुछ ही समय में देहरादून पहुंच जाएंगे। बड़ी जानकारी है, जेपी नड्डा हरक सिंह से भी मुलाकात करेंगे। अकेले में ये मुलाकात होनी है। 41 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करेंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है। आज एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा, 11 बजे पहुंचेंगे, ये जानकारी मिल रही है। वहीं आपको बता दें तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। हरक सिंह रावत से अकेले में मुलाकात की जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि नाराजगी दूर कर दी गई है हरक सिंह रावत की, लेकिन उसके बावजूद जेपी नड्डा अलग से उनसे मुलाकात करेंगे। तो बीजेपी में हरक सिंह रावत को लेकर जो सियासी तूफान उठा था हालांकि शांत हो चुका है। तो जेपी नड्डा एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चुनावी रणनीति के तहत तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। 41 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करेंगे जेपी नड्डा। तो आज उनकी बैठक भी होनी है वहां पर, और इन बैठकों में पार्टी के वरिष्ठ नेता को शामिल होने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जेपी नड्डा एक बार फिर देहरादून पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास, किस तरीके से चुनावी रणनीति आज तैयार की जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा आज 10 बजे दिल्ली से चल दिए होंगे और 11 बजे उनको जौलीग्रांट हवाई अड्डे से बीजेपी के प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है उनको उनकी अगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद सीधे वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पे बैठकों का एक दौर शुरू होगा। यह एक सांगठनिक बैठक है पूरी तरह से, जिसमें चुनावी रणनीति के पूरी गहनता से विचार विमर्श होगा और इसके साथ ही कुछ असंतुष्ट नेता जैसे डॉक्टर हरक सिंह रावत जैसे लोग हैं उनसे वो अलग से भी मुलाकात कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं और उनको जिस तरह से मीडिया में उनके बगावत करने की खबरें आ रही हैं या सार्वजनिक मंच पे जिस तरह से वो पार्टी की बातों को रखते हुए आते हैं उसको लेकर के साथ चेतावनी जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो उनकी मीटिंग का सबसे अहम हिस्सा है वह है जो विधानसभा में विधायकी के दावेदार हैं, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग लोग बहुत बड़ी संख्या में दावेदार है, उन पर भी विचार विमर्श होगा, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि आचार संहिता लगने के साथ ही उनकी जो पहली सूची है विधानसभा के कैंडिडेट्स की वो आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज जब जेपी नड्डा आएंगे तो उस पर गहन विचार विमर्श के बाद
उनकी एक लिस्ट, एक सूची आज कंप्लीट हो जाएगी और आचार संहिता लगने के तत्काल बाद उसे जारी कर दिया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि लगभग 20 से अधिक सीटों पे आज चर्चा होगी और उसको जेपी नड्डा उससे फाइनल कर सकते हैं। तो उनका देखने वाली बात होगी कि शाम तक उनकी बैठकों का जो लुआब है क्या निकल के आता है, क्या कुछ प्रदेश नेतृत्व तो बताता है हमें, लेकिन जेपी नड्डा का यह दौरा बेहद अहम है, खासकर चुनावी रणनीति के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से ठीक चुनाव के पहले पार्टी में बगावती सुर तेज होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए जेपी नड्डा कोई अनुशासनात्मक चेतावनी भी पार्टी के नेताओं को जारी कर सकते हैं। आज धीरेन्द्र, एक जानकारी जो और मिली है कि हरक सिंह रावत से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि जो मामला था वो शांत हो चुका है धीरेन्द्र, लेकिन अभी भी ये बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं टिकट को लेकर हरक सिंह रावत है जो वो अपने तेवर दिखा सकते हैं। क्या इस मामले में भी जेपी नड्डा बातचीत करेंगे उनसे? बिल्कुल सोनिका, देखिए हरक सिंह रावत पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता है, कैबिनेट मंत्री हैं, और जिस तरह से उन्होंने पब्लिक फोरम पे अपनी बातों को रखा, अपनी इस्तीफे की खबर खुद मीडिया वालों को फोन करके बताया, राजनीतिक लोगों को बताया, और एक जबरदस्त सियासी तूफान खड़ा हुआ, उससे कहीं न कहीं पार्टी की सेहत चुनाव के पहले उस सेहत पे जरूर असर पड़ा है। और इसको देखते हुए उनका पूरा जोर होगा कि ऐसे नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए और उनको ये सख्त ताकीद की जाए कि अनुशासन से कोई समझौता पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी की पहचान भी अनुशासन के लिए विशेष तौर पर राजनीतिक जगत में है। तो इसको देखते हुए अलग से मुलाकात करेंगे और पूरी उम्मीद है कि हरक सिंह रावत की जो समस्याएं हैं उस पर भी विचार विमर्श करेंगे, सरकार और प्रदेश नेतृत्व के साथ उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह तय है कि ऐसे नेताओं को कोई न कोई कड़ा संदेश जेपी नड्डा जरूर देंगे कि चुनाव के समय इस तरह की जो अनुशासनहीनता है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सरकार को भी शायद यह स्पष्ट निर्देश दे कि ऐसे नेताओं में कोई असंतोष है, उनके क्षेत्र के काम को लेकर के कोई बात अगर कहीं फंसती है तो उसको तत्काल प्रभाव से तत्काल उसका संज्ञान लेकर के सरकार भी गंभीरता के साथ उसे दूर करे। तो निश्चित रूप से उनका पूरा जोर होगा कि पार्टी में अनुशासन बना रहे, एकजुटता बनी रहे, और जो चुनावी रणनीति पार्टी द्वारा तय की जाती है उसके समय समय पार्टी आगे बढ़ती रहे। उनका ठीक है धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शनिवार को रुड़की पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हरीश रावत के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ट्वीट बम फोड़कर कांग्रेस में हलचल मचाने के बाद अपने लिए दिल्ली से उपहार लेकर लौटे पूर्व सीएम हरीश रावत शनिवार को आत्मविश्वास और उत्साह से लबरेज दिखी। फिलहाल उन्हें चुनाव का नेतृत्व मिला है, जीत मिली तो सीएम भी वही बनेंगे। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने खुले मंच से इशारों में ही संकेत दे दिए। वहीं खुद हरीश रावत ने भी शायराना अंदाज में इसका जिक्र किया है। तो दिल्ली से वापस लौट चुके हैं और बेहद ही उत्साह के साथ लौटे हैं। जिस तरीके से नाराजगी नजर आ रही थी हरीश रावत की, दिल्ली बुलाया गया, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की गई और उसके बाद उनकी नाराजगी को दूर भी किया गया और अब उनकी तरफ से कहा गया है कि मैं चुनाव लीड करूंगा। चुनावी कैंपेन का हेड उन्हें बनाया गया है। हालांकि ये इशारा भी दे दिया गया है कि अगर जीत होती है कांग्रेस की तो सीएम भी उन्हें बनाया जाएगा। बेहद ही आत्मविश्वास से नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये तो मैं उस समय भी कर रहा था, लेकिन इस गीत के साथ मैंने उस समय जरा सा ढोल बजा दिया। कहा कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कोर्स करेक्शन इलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए, जीतने के लिए जरूरी है। और एक बात जो हमको समझनी पड़ेगी, तो कहीं भी समझना है, मालिक तो एआईसीसी है, लाइक बीसीसीआई, जो प्रभारी हैं वो कोच हैं, मगर जो प्लेइंग कैप्टन है उसकी भी अपनी पोजीशन है। तो तीनों के बीच में देयर शुड बी एक रिश्ता होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का और समझ का। और क्रॉस पर्पस के लिए खेलेंगे तो विल लूज द मैच। तो जो मैंने कहा वो मैच जीते हैं उसके लिए कहा, और मैं सामान्य तौर पर कहता तो फिर बहुत सारी चीजें राजनीति के अंदर होती है, लोग कहते हैं आप राजनीतिक एडजस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है। तो कभी कभी जो है ऐसी पीड़ा व्यक्त करना भी पार्टी के लिए लाभदायक होता है, और मैं समझता हूँ इससे लाभ होगा।
सर पीड़ा आपने व्यक्त की और आप कल देखा जो पीड़ा के साथ जो है आप डॉक्टर के पास भी गए, तो अगर आपके शब्दों में ही मैं कहूँ तो आप डॉक्टर के पास भी गए, तो डॉक्टर ने क्या उस पीड़ा का समाधान कर दिया है? क्या माना जाए कि अब देखिए, दो बातें बिल्कुल उन्होंने क्लियर कह दी। एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हम सबको मिल करके चलना है और चुनाव में मुझको आगे रख करके सबको साथ देना है, साथ काम करना है, सहयोग देना है। हम कहीं भी डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग काम करते हुए न दिखाई दे। पर्पज एक है, जीतना है, और उस जीतने में जो है आप इनकी बात को महत्व दीजिए, इनके साथ खड़े हो। आगे रुक करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने घाट क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 350,95,00,000 की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं इससे पहले इको टास्क फोर्स ने सीएम को मां नंदा का चित्र भेजकर उनका स्वागत किया। वहीं सीएम ने चर्चित नंदप्रिया घाट 1.5 लेन सड़क का भी शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार हर दिन 50 से अधिक फैसले ले रही है। वहीं सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का देहरादून कार्यालय कुरुक्षेत्र बना हुआ है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से चमोली जिले में पहुंचने के बाद लाखों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और शिलान्यास लोकार्पण किया जा रहा है। परियोजनाओं का विकास कार्य में जुटे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा के चुनाव अब बेहद नजदीक है, ऐसे में उनकी तरफ से लगातार उत्तराखंड वासियों को सौगातें दी जा रही है और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। आगे रुक करते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले उत्तर प्रदेश में देखा गया, नाम बदले गए और अब यही उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है। सीएम धामी ने विजय संकल्प रैली के दौरान बड़ी घोषणा कर दी है। जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ करने की घोषणा कर दी गई है। उत्तराखंड का विकास ही हमारा संकल्प, सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया है। तो अब उत्तराखंड में नाम बदलने का सिलसिला देखा जा रहा है। जोशी मठ जो नाम पहले था उसका नाम बदलकर ज्योति मठ करने की घोषणा कर दी गई है। तो उत्तराखंड का ही विकास करना हमारा ये लक्ष्य है, सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया है। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, पहले यूपी में देखा जाता था नाम बदलने का सिलसिला योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, और अब वही चीज उत्तराखंड में भी देखी जा रही है। जी सत्विका, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि यूपी में जिस तरीके से नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ था कि इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया था, प्रयागराज, और तमाम तरह की जिस तरीके के नाम बदलने की सिलसिला यूपी में चलता रहा, वही सिलसिला उत्तराखंड में भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल विजय संकल्प यात्रा में प्रतिभाग किया था, तो उन्होंने वहां पर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जो जोशी मठ है उसका नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए कि भगवान राम के नाम पर जिस तरीके से अयोध्या का नाम रखा गया, तो उसी तरीके से अब उत्तराखंड में भी 4 धाम माने जाते हैं। तो वही राजनीति जो हिंदुत्व की राजनीति है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से जोशी मठ का नाम ज्योतिर्मठ रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की ओर इशारा करता है कि ये हिंदुत्व की राजनीति अब उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से देखा जाए कि 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उससे इसको जोड़कर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हिंदू जो वोटर है उसको साधने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, क्योंकि पहले जोशीमठ नाम था और अब ज्योतिर्मठ रखा गया है। तो कहीं ना कहीं हिंदू लोग जो है वो कहीं ना कहीं से खुश नजर आएंगे। जी धनराज, की अब वाकई बीजेपी को इससे फायदा होगा? हिंदुत्व की जो राजनीति अब करने जा रही है बीजेपी उत्तराखंड में, क्या ये फैक्टर बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी पहले से ही एक हिंदुत्व की राजनीति करती आई है और हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं जो नाम बदला गया है जोशी मठ की जगह ज्योतिर्मठ रखा गया है, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की ओर इशारा करता है
और कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जिस तरीके की राजनीति उत्तराखंड में हुई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो तीर्थ पुरोहित है उनको मना लिया गया था, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो तीर्थ पुरोहित है वो इससे खुश होंगे, क्योंकि ज्योतिर्मठ एक नाम कहीं ना कहीं हिंदुत्व का निकलकर सामने आता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व राजनीति है वो इनकी गर्माती हुई नजर आएगी, और इसका फायदा 2022 में बीजेपी को जरूर मिलेगा, क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है। यानी धनराज, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं तीर्थ पुरोहितों के लिए ये क्या गया, यानी तीर्थ पुरोहित जो लगातार नाराज चल रहे थे उनकी नाराजगी दूर भी कर दी गई और अब अपने इस वोट बैंक को बना के रखने के लिए पूरी कोशिश कर दी गई है। बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आपने देखा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर किस तरीके से राजनीति उत्तराखंड में हुई, तमाम मुद्दा देवस्थानम बोर्ड का उठा, विपक्ष ने मुद्दा उठाया और साथ ही तीर्थ पुरोहित भी नाराज चल रहे थे, तो जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार, उत्तराखंड सरकार दबाव में आई और दबाव में आने के बाद जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था उसको भंग कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी तीर्थ पुरोहितों की वो दूर की गई, और अब जिस तरीके से ज्योतिर्मठ का नाम बदला गया, ज्योतिर्मठ किया गया, तो कहीं ना कहीं उनको मनाने की जो कोशिश थी एक गिफ्ट ही माना जाएगा कि ये गिफ्ट तीर्थ पुरोहितों को दिया गया है, और जो वोट तीर्थ पुरोहितों का वोट है वो बीजेपी अपनी ओर खींचने की कोशिश लगातार कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा असर 2022 के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और वही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार योजना पे योजना निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए धनराज, देखना होगा 2022 में कितना फायदा मिलेगा, क्या परिणाम रहते हैं। बहुत शुक्रिया धनराज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नए साल में तोहफा दिया गया है। इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने 2.5 लाख कर्मियों और पेंशनरों का 3% महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31% हो जाएगा। वहीं इस बात की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल की तरफ से दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले यूपी में भी महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी शासनादेश के द्वारा जारी की गई थी। ऐसे में बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से देय होगा और यह मौजूदा 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा। हालांकि इससे प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो अब कर्मचारियों को सौगात दी गई है सीएम धामी की तरफ से। कर्मचारी भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव आने हैं, उससे पहले कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा और नए साल में भी कहा जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए ये अच्छी घोषणा उनकी तरफ से की गई है। और अब कर्मचारियों का डीए 31% हो जाएगा बढ़ करके। इससे पहले यूपी में भी यही फैसला लिया गया था और अब उत्तराखंड में देखा जा रहा है कर्मचारियों के लिए फैसला लिया गया है। तकरीबन 2.5 लाख कर्मियों और पेंशनरों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। आम आदमी पार्टी के राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर्नल अजय कोठियाल ने पैप पड़ाव रामलीला मैदान में बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया कि आज सत्ता में बैठी बीजेपी को जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं, तो प्रदेश का विकास क्या करेंगे। पहले कांग्रेस अपनी गुटबाजी को खत्म तो कर ले, फिर चुनावी मैदान में आने की सोचे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पिछले 6 माह से राज्य के हर कोने में जाकर जनता की समस्याओं को सुन रही है। तो आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार है कर्नल अजय कोठियाल। लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं और खुद को एक तीसरे विकल्प के रूप में उत्तराखंड में उभार रहे हैं। लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। रोजगार गारंटी अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में गारंटी दी जा रही है। महिलाओं से संवाद किया गया। महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, कर्नल अजय कोठियाल जो लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते रहते हैं और एक बार फिर अब निशाना साध दिया है। कह रहे हैं कि पहले अपने जितने भी आपके मसले हैं उन्हें सुलझाएं, फिर चुनावी मैदान में उतरे। देखिए सोनिका, अगर सियासत की हलचल की बात करें उत्तराखंड के अंदर तो 2022 के विधानसभा चुनाव होने और विधानसभा चुनाव की दृष्टिकोण से आप देखिए कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग वादे दावे करती हैं और जब चुनाव पास आते हैं तो कहीं नाराजगी कहीं नेताओं में रहती है, कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में रहती है और उसे साधने का काम लगातार
जो पार्टी के आला कमान है, चाहे वो किसी भी पार्टी को करते रहते हैं। और देखिए हरक सिंह रावत की जो नाराजगी है उत्तराखंड के अंदर, हरक सिंह रावत की अभी देखिए सुबह एक वीडियो जारी हुई कि वो पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके आवास पर ब्रेकफास्ट करने गए और वहां पर वो बिल्कुल, और अभी आप देखिए अभी उन्होंने बाइट देते हुए साफ तौर पे कहा है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्य से खुश हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड की सियासत कुछ इस तरीके की है कि नेता अपना दबाव पैदा करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए सियासी ऐसे फंडे अपनाते रहते हैं। आप देखिए अगर हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत ने साफ तौर पर अपनी पार्टी के ऊपर सवाल उठाया कि उनकी पार्टी उनको फ्री हैंड काम नहीं करने दे रही है, और इसको लेकर के आप देखिए कि उनके पार्टी कार्यालय में भी जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद पार्टी आला कमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया और दिल्ली तलब करने के बाद वहां से सारा मसला सुलझ गया। तो देखिए उत्तराखंड की राजनीति का एक दुर्भाग्य मानिए या उत्तराखंड की राजनीति की अगर बात करें वो उस तरीके से चलती है कि नेता अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग प्रपंच करते रहते हैं। और देखिए कर्नल अजय कोटियाल की अगर बात करें, वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा है और आप देखिए कि उत्तराखंड में सीएम फेस होने के बाद कर्नल अजय कोटियाल लगातार उत्तराखंड के अंदर सक्रिय है। और देखिए आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर अपनी जमीन तलाशने का काम कर रही है, राजनीतिक जमीन, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी का वर्चस्व उत्तराखंड के अंदर नहीं है। और देखिए उत्तराखंड के अंदर यूकेडी पार्टी का बड़ा सहयोग रहा, एक बड़ा आंदोलन उन्होंने किया, उसके बाद उत्तराखंड राज्य बना और उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को नकार दिया और अब आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाना चाहती है। और साफ तौर पर उनको दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां हल्के में ले रही है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम वो भी करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट रहे, वो ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करें जिससे जनता से वो कनेक्ट कर पाए। तो कर्नल अजय कोटियाल वही काम कर रहे हैं सोनिका। बिल्कुल संचित, और जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं, हालांकि जिस तरीके से कर्नल अजय कोटियाल निशाना साधते हैं, ये माना जाए कि कितना फायदा इससे होगा आम आदमी पार्टी को संचित, क्योंकि सियासी तूफान जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में देखा गया। देखिए आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करने से अगर राजनीतिक फायदा होता तो मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड की जो जनता है वो सत्ता में कांग्रेस को बिठा दी होती। और आप देखिए 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी ने यहाँ पर अपनी जगह बनाई। और अब देखिए तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, दिल्ली से वैक्सीनेशन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन लगेगी। बड़ी जानकारी, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐलान किया गया है 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को भी बूस्टर डोज लगेगी। तो ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के। अब 3 जनवरी से बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। कोरोना वायरस का खतरा जो बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। लखनऊ में रखेंगे डीआरडीओ लैब और ब्रह्मोस यूनिट की आधारशिला। डीआरडीओ खर्च करेगा 10,000 करोड़ रुपए। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। अब भारत की ताकत देखेगी पूरी दुनिया, नई भारत की ताकत देखने जा रही है पूरी दुनिया। दरअसल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ में आज उनकी तरफ से डीआरडीओ लैब का आधारशिला रखी जाएगी। ब्रह्मोस यूनिट की आधारशिला वो रखेंगे। 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे डीआरडीओ में। और जिस तरीके से ये तैयारियां हो रही हैं, अब भारत की ताकत पूरी दुनिया देखेगी कि नया भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है हर एक क्षेत्र में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।